हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिजिक्स के प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेपर्स उसी पैटर्न पे बनाए गए हैं जिस पैटर्न पे बोर्ड में पूछा जाता है, और हमने इस प्रैक्टिस पेपर को सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसे बोर्ड में भी सेक्शन में पेपर बनता है, सेक्शन ए बी सी डी ई ऐसे बनता है ना, सेक्शन आते हैं पेपर के अंदर, वैसे ही हमने सेक्शन बना रखे हैं अलग अलग ए बी सी डी ई। ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए, इस वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए ही कवर करेंगे। सेक्शन ए शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है देयर आर 14 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, और इसमें बोल रहा है क्वेश्चंस 1 to 10 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन तो बहुत वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन के होंगे या फिर 1-2 लाइन के अंदर ही सवाल खत्म हो जाएगा, या कोई क्वेश्चन एक वर्ड में खत्म हो जाए, या एक इक्वेशन लिखते ही कुछ एक इक्वेशन या आधा मिनट 1 मिनट के अंदर ये आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। और ये बोल रहा है आगे क्वेश्चंस 11 to 14 आर असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज। तो 4 हमारे पास एमसीक्यू हैं जो कि असर्शन रीजनिंग वाले हैं। तो पहले ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं जो 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अभी हम जैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आप उसको पहले खुद कीजिए, आप उसको खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो शुरू करते हैं अपना सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 2 आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स ए एंड बी हैव चार्जेस 6q एंड -2q। मतलब हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, इसके ऊपर चार्ज है 6q, इसके ऊपर है -2q रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी इफ बोथ द स्फेयर्स आर टच्ड एंड देन सेपरेटेड। मतलब इन दोनों स्फेयर्स को टच किया और उसके बाद दोबारा अलग कर दिया, तो फिर क्या होगा, मतलब पूछ रहा है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ए से बी तक। अब देखो, अगर हमने ये टच किया, मान लेते हैं कि यहां पे हमने ऐसे टच कर दिया, तो हमें पता है कि जब आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स, आइडेंटिकल मेटल कंडक्टर्स, कंडक्टर ही तो होते हैं ना मेटल, ये इनको जब टच किया जाता है तो इनके ऊपर बराबर चार्ज आ जाता है। तो टोटल चार्ज कितना है, मतलब टोटल चार्ज यहां पे कितना है, टोटल चार्ज इक्वल टू 6q -2q। कितना हो गया, 4q हो गया। अब ये जो 4q चार्ज है ये इन दोनों के ऊपर बराबर बराबर आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2q और इसके ऊपर भी आ जाएगा 2q। अब इन दोनों को अलग कर दिया, तो इसके ऊपर तो उतना ही चार्ज रहेगा ना 2q, और इस b के ऊपर भी 2q ही रहेगा। तो अब देखो पहले इस पे कितना चार्ज था, इसके ऊपर एक बॉडी के ऊपर 6q था, अब हो गया है 2q। तो इसका मतलब कितना चला गया होगा, यहां से यहां कितना चला गया होगा, इस वाले प्रोसेस में यहां पे गया होगा, टच यहां पे टच किया है ना, तो यहां से चला गया होगा ए से बी 4q चार्ज, तभी तो उस पर 2q आएगा। तो हम यहां बोल देंगे कि जो चार्ज ट्रांसफर जो उसने पूछा है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखो, मेरे को तो 2 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं ना आपको। तो आप जब करोगे तो आप ये मान के चलो कि 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाना चाहिए। ये 1 नंबर का सवाल है। इस क्वेश्चन में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि 2 मेटल स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हमने पढ़ रखा है कि इन दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आना चाहिए। आता ही है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है।
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर आपको याद नहीं आ रहा, तो एक बार आप ये कॉन्सेप्ट जाके पढ़ लीजिए। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एक चैप्टर 1 के अंदर भी है, एक सॉल्व एग्जांपल है, तो उसमें भी ऐसा कुछ आया था कि दो मेटल स्फेयर, आइडेंटिकल मेटल स्फेयर को कांटेक्ट में करते हैं तो उन पे कितना चार्ज आएगा, क्या आएगा, वो सब वहां पे दे रखा है। तो ये छोटी सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स को हम टच करेंगे तो बराबर चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक डाइपोल है हमारे पास, ऐसा एक माइनस क्यू डाइपोल, पता है ना आपको कि उसमें एक माइनस क्यू चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। तो ये बोलना चाह रहा है कि कितना वर्क डन होगा अगर हम एक पॉइंट चार्ज को, कोई दूसरा एक पॉइंट चार्ज है, मान लो तो यहां पे इन्फिनिटी है, बोल रहा है कि मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से उठा के कहां ला रहे हैं, सेंटर पे ला रहे हैं। ये है सेंटर डाइपोल का। तो कितना वर्क डन होगा, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, किसी भी चार्ज को हम मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू जिस चार्ज को मूव कराते हैं वो चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हमें पता है। अब हम बोल सकते हैं जिस चार्ज को मूव कराएंगे तो Q चार्ज है इंटू ये V फाइनल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे लाए ना, इन्फिनिटी से उठा के यहां लाए, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता है कि फॉर अ डाइपोल जो इक्वेटोरियल प्लेन है उस प्लेन के ऊपर पोटेंशियल 0 होता है। ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑन, ये भी प्रॉपर्टी है डाइपोल की, ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने डाइपोल निकाला था, तो हमने ये पढ़ा था कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज 0, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू डाइपोल इज 0। तो हमें बोलेंगे V फाइनल 0 हो जाएगा, ये V फाइनल ही है, ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0, क्योंकि वो तो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है और इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है, तो हम बोल देंगे वो 0 हो गया। माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहां का लोगे, V इंफिनिटी, तो VI इक्वल टू पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और ये कितना होता है, ये तो 0 ही होता है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 ही होता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये 0, ये भी 0, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, 0 वर्क डन होगा किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ द डाइपोल तक लाने में, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 10 वोल्ट व्हेन 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब एक सेल है हमारे पास, ऐसा बना लेते हैं, एक सेल है ये, उसका बोल रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये ए पॉइंट ले लेते हैं और ये बी पॉइंट ले लेते हैं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी ले लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और यहां पे वी बी ले लेते हैं। बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इज 10 वोल्ट, मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 है, 10 वोल्ट। When 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब इस सेल के अंदर से कुछ करंट निकला, उसकी वैल्यू भी दे रखी है 2 एम्पियर है। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल का मतलब होता है कि सेल से बाहर निकल रहा है, सेल दे रहा है करंट। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द ईएमएफ ऑफ द सेल इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो अगर 2 ओम है तो फिर क्या पूछा उसने, ईएमएफ बताना है, इसका कुछ ईएमएफ होगा सेल का, वो बताना है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल इन फ्रॉम विच करंट इज बीइंग ड्रॉन
जिसमें से करंट बाहर निकल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल E माइनस आई आर, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि ये वैल्यू दे रखी है, तो 10 हो जाएगी ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस आई की वैल्यू वो भी दे रखी है 2 एम्पेयर है, 2 इंटू आर कितना है, आर भी 2 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 10 इक्वल टू E माइनस 4 तो E की वैल्यू आ जाएगी 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट का EMF होगा इस सेल का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो एक बार आप ये फॉर्मूला जाके देख लीजिए कि ये कैसे आता है और कैसे इसको यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल होता क्या है, एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ बल्ब इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर इन सीरीज अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। मतलब एक बल्ब को हमने, ये मान लेते हैं कोई बल्ब है और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर को जोड़ दिया है और उन दोनों को सीरीज में जोड़ा है। ये कैपेसिटर है और ये बल्ब मतलब कोई रेजिस्टेंस होगा, बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो ये हमने दोनों को सीरीज में जोड़ा और उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया। ऑल्टरनेटिंग सोर्स मतलब ऑल्टरनेटिंग कोई करंट, कोई सोर्स होगा, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, मतलब इसका जो ओमेगा है, ओमेगा इज वेरिएबल, ओमेगा चेंज कर सकते हो आप, ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। अगर हम ओमेगा को बढ़ा दें तो फिर इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तब देखो इसकी ब्राइटनेस मतलब इसके थ्रू जो करंट फ्लो, इसके थ्रू जो पावर है अगर वो ज्यादा हो जाए, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर है वो ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और पावर कम हो जाए तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो पावर हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड, सॉरी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, क्योंकि कैपेसिटर से तो कोई पावर डिसिपेशन होता नहीं, जो भी डिसिपेशन होता है वो रेजिस्टेंस से होता है। तो आई स्क्वायर आर। अब हमें देखना है, आर तो चलो कांस्टेंट है, अगर आई बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, अगर आई कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। अब हमें देखना है कि आई इस सर्किट में आई की वैल्यू कम होती है कि ज्यादा होती है जब हम ओमेगा को बढ़ाएंगे। अब देखो यहां पे हम अगर पूरे सर्किट की बात करें तो इसका कुछ इंपिडेंस होगा, पूरे सर्किट का कुछ इंपिडेंस Z होगा और ये कुछ इसका EMF होगा V, ऐसे मान लेते हैं। तो V इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू VRMS लिख लेते हैं, VRMS इक्वल टू IRMS, और ये भी IRMS है, VRMS इक्वल टू IRMS Z। ये हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग, जब AC पढ़ते हैं हमने पढ़ रखा है कि VRMS इक्वल टू IRMS Z होता है, क्योंकि यहां पे अकेला रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर भी है जो थोड़ा अपना, इसका अपना भी कुछ रिएक्टेंस होगा और फिर ये करंट को चेंज कर देगा। तो हमें पता है IRMS, इसको ऐसे कर लेते हैं, VRMS अपॉन Z, और Z हमें पता है क्या होता है, रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और XC हमको पता है क्या होता है, XC का फॉर्मूला 1/C ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे रख देते हैं IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस 1/C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर ओमेगा को हम बढ़ाएंगे, ओमेगा को बढ़ाएंगे तो XC क्या हो जाएगा, ओमेगा को अगर हमने बढ़ा दिया, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इंक्रीज कर दिया, सॉरी ओमेगा, ये ओमेगा को अगर हमने बढ़ा दिया तो XC क्या हो जाएगा, XC, ये पूरा XC है ना, XC तो कम हो जाएगा क्योंकि XC इक्वल टू C 1/C ओमेगा। अगर ओमेगा को बढ़ा देंगे तो XC कम हो जाएगा, XC कम हो गया, XC कम हो गया, XC अगर कम हो गया तो ये पूरा Z है, ये Z, तो Z क्या हो जाएगा, Z भी तो कम हो जाएगा ना, Z कम हो जाएगा। अब Z कम हो गया तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी, IRMS की वैल्यू बढ़ जाएगी, और IRMS की वैल्यू बढ़ गई तो फिर पावर क्या बढ़ जाएगी,
अक्रॉस द रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, पावर भी बढ़ जाएगी। तो पावर बढ़ जाएगी तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्राइटनेस पावर के साथ ही रिलेटेड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। पावर ज्यादा होती रहेगी, ब्राइटनेस भी ज्यादा होती रहेगी, ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे देखना है इस क्वेश्चन में हमको कि ओमेगा से किस चीज पे कितना फर्क पड़ रहा है। ओमेगा बढ़ाएंगे एक्सी कम हो जाएगा, एक्सी कम हो गया जेड कम हो जाएगा, जेड कम हो गया तो करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा तो पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर ज्यादा हो गई तो ब्राइटनेस भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर चेंजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, ऐसा कुछ होता है। देखो ये ऐसा प्योर सेमीकंडक्टर मतलब उसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन के, मान लेते हैं भी सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी हो सकता है, तो ये ऐसा एक क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉन्ड ये बने होते हैं। टेम्परेचर जब 0 केल्विन पे तो कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं होता। जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ने से ये इनको एनर्जी मिलती है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बताओ, कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे क्योंकि बॉन्ड टूटने लगते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हो गया, बस इतना ही हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना काफी है। तो हमने देख लिया कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, एक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ अ लाइट इन विच, एक लाइट इसके ऊपर गिरती है, ए लाइट इन विच एनर्जी ऑफ फोटोन इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक लाइट गिरी इसके ऊपर जिसमें जो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ये एच न्यू की वैल्यू दे रखी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताना है, हाँ, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस मेटल सरफेस पे गिरता है तो देखो हमें पता है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता है क्या होता है, फाई नॉट प्लस एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। ये वी नॉट ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो एच न्यू की वैल्यू हमको पता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू फाई नॉट कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये हो जाएगा ई वी नॉट। तो ई तो कट गया यहां से कॉमन लेके, तो ये कितना हो जाएगा 8v इक्वल टू 2v प्लस वी नॉट, और वी नॉट आ जाएगा हमारा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आ गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाई इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो होता क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसे 2 मैग्नेट होते हैं, ये एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, रेडियल होती है ये। ठीक है, ऐसे होता है, ये ऐसे बनती है, ये इसको नॉर्थ से साउथ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे बोलते हैं इसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है,
ये ऐसे। तो मैंने तो थोड़ी सी लाइन बनाई है, लेकिन बहुत सारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसमें क्या होता है, कोई मान लो कोई लूप है हमारे पास, ऐसे लूप पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर का होगा, ऐसे होगा ना एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। रेडियल का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी, इन सबका जो नेट आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ होगी। अब देखो सेंटर की तरफ का मतलब कहीं से, यहां से सेंटर की तरफ, ऐसे। यहां पे अलग से बना लेता हूं, देखो जैसे मान लो ये कोई लूप है हमारा, ठीक है। मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर होता है एक लूप, उसका एरिया वेक्टर आ गया इधर, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया इसी के पैर, ये रेडियल ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना एंगल हो गया इन द मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, 90 डिग्री ना। तो हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है m क्रॉस बी, m क्रॉस बी होता है, और इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर इनके बीच में कितना एंगल हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो कितना एंगल है बताओ जरा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 ना। तो ये टॉर्क हो जाएगा आपका एम बी साइन 90। तो साइन 90, अब देखो ये साइन 90 1 होता है, तो m इंटू बी आ गया। अब देखो m जो होता है कॉइल का वो कांस्टेंट ही होता है, ऐसा तो कुछ चेंज नहीं कर रहे। और मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, NIA। अब देखो n नंबर ऑफ टर्न्स है वो कांस्टेंट रहेंगे लूप के अंदर, कॉइल के अंदर। I करंट है वो भी मान लो भी कांस्टेंट रहेगा। A जो एरिया है, और B मैग्नेटिक फील्ड है वो तो रेडियल है और वो कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेट तो सेम है ना। तो इसका मतलब ये जो टॉर्क होता है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं ताकि कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टॉर्क अचीव करने के लिए ही हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं कि रेडियल, एक सेकेंड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड is used to get constant torque। ठीक है, टॉर्क को कांस्टेंट करने के लिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप नियर मैग्नेटिक इक्वेटर। तो एंगल ऑफ डिप होता है कि मैग्नेटिक, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं अर्थ है और इसमें इधर नॉर्थ इधर साउथ, और हमें पता है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड यहां से साउथ से निकलती है और नॉर्थ में घुसती है। अर्थ के केस में ऐसा ही होता है, साउथ से निकलती है और नॉर्थ में घुसती है। ये हमने अपना कन्वेंशन बना रखा है, ठीक है। एक्चुअल में हर मैग्नेट में से, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में घुसती हैं। अर्थ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमने इसको अपने हिसाब से कन्वेंशन चेंज कर रखा है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बना रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे जाती हैं, ये ऐसे जाएंगी और नॉर्थ में घुस जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस निकलेंगी। इसमें देखो यहां पे बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप बताना है मैग्नेटिक इक्वेटर, नियर मैग्नेटिक इक्वेटर। अच्छा, तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ये देखो ये होता है जो इस अर्थ को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करता है। ये प्लेन मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर में क्या होता है, ऐसे एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएंगी, ठीक है, साउथ से निकलेंगी, नॉर्थ में घुस जाएंगी। तो यहां पे अगर आप देखो तो मैग्नेटिक इक्वेटर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू अर्थ सरफेस है ना। तो हम ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बोल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू अर्थ सरफेस, ठीक है। तो नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास अगर आप खड़े होंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ही मिलेंगी। तो ये हॉरिजॉन्टल ही हो गई।
हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हुए हो, अगर यहाँ पे आप इक्वेटर के पास खड़े हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही मिलेंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसी हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप होता है एंगल मेड बाय द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ डिप इज एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर द इक्वेटर इज हॉरिजॉन्टल, सो एंगल ऑफ डिप, इसको इंक्लिनेशन भी बोला जाता है, आई, ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, बस, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि नियर द इक्वेटर डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू अर्थ सरफेस, सो एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। मतलब एक आपके पास कैपेसिटर है, ऐसा मान लेते हैं कैपेसिटर, और बोल रहा है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफेरेड, और हमें पता है कि इसका एरिया ले लेते हैं कुछ a और इसके बीच में लेते हैं डिस्टेंस d, ठीक है। तो C का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट बाय d, ठीक। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने डबल कर दिया, इस डबल्ड, तो डबल कर दिया तो नया कुछ कैपेसिटेंस हो जाएगा, उसको ले लेते हैं C डैश। तो C डैश क्या हो जाएगा? C डैश हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों प्लेट्स को 2d, इनका डिस्टेंस बढ़ा के 2d कर दिया, लेकिन एरिया तो उतना ही रहेगा, एरिया के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो एरिया हम सेम ले लेते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस हम C डैश ले लेते हैं, तो C डैश हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। अब A एप्सिलॉन नॉट बाय d की वैल्यू क्या है? C, तो यहां लिख देंगे C, और 2 नीचे रह गया तो C बाय 2 हो गया, और C की वैल्यू हमको दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे 2 माइक्रो डालेंगे अपॉन 2, तो फिर 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा नया कैपेसिटेंस, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम फॉर विच क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। मतलब एक मीडियम है आपके पास, कोई मीडियम मान लेते हैं, इसके अंदर क्रिटिकल एंगल दे रखा है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि रे ऐसे जाती है मीडियम से तो पैरेलल हो जाती है सरफेस के इस तरफ ऐसे, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो पैरेलल हो जाएगी, तो यहां पे ये 90 डिग्री हो जाता है, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ये वाला एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर हो जाए या फिर पैरेलल टू सरफेस हो जाए, ठीक है, पैरेलल टू सरफेस, तो कितना एंगल हो जाएगा? रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, उसको बोलते हैं C, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पे रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू सरफेस हो जाती है। तो इसमें हम लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ, खैर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। इसमें स्नेल्स लॉ क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1 और इसका n2 ले लेते हैं, ये एयर ले लेते हैं बाहर, एयर, ठीक है। तो ये n1 ले लेते हैं, इसको n ही ले लो, चलो ये हो गया n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एयर हो गया, तो इसमें लिखेंगे हम n1 sin i, ऐसे ही लिखते हैं ना फॉर्मूला। स्नेल्स लॉ कैसे लगता है, यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का, n, तो लिखेंगे n इंटू साइन सी इक्वल टू, बाहर कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव एयर का हमको पता है 1 होता है, 1 इंटू साइन 90
तो साइन 91 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन सी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा था, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन साइन दे रखा है वो 30 डिग्री है, c की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे और ये 1 अपॉन 1/2 होता है साइन थीटा, साइन 30, तो 2 पर चला जाएगा तो 2 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब हमें पता है कि जो c एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एक मिनट यहाँ पे ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, सी एक जैसा ही हो गया, तो यहाँ पे ले लेते हैं v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो v2 अपॉन v1 इक्वल टू ये हो जाता है 1 अपॉन n1 बाय n2, मतलब v2 मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो v2 यहां से क्या आ जाएगा v1 अपॉन n, और v1 हमको पता है कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन n की वैल्यू पता है हमको कितनी आ गई 2 है, तो 2 डाल देंगे, ये कितना आ जाएगा 1.5 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 10 क्वेश्चन तो हमने कर लिए सेक्शन ए में, एक तो हमने किए हैं ये 10 क्वेश्चन जो भी हमने कर लिए, और सेक्शन ए का ही ये पार्ट है जो हमने शुरू में बताया था ना कि सेक्शन ए में टोटल 14 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन तो कर लिया, बचे 4 क्वेश्चन, 11 12 13 14, ये 4 क्वेश्चन बचे हैं। इनको ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं। फॉर क्वेश्चंस नंबर 11 12 13 14 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A B C D as given below. मतलब ये बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट हमें दिया होगा assertion और एक उसका रीजन दिया होगा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दी होगी, एक assertion बोल रहा है वो और एक उसका रीजन बोल रहा है। तो यहां पे बोल रहा है कि हमें चूज करना है इसमें से A B C D में से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो वो बता रहा है कि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे फॉलो करना है इसको। इसमें बोल रहा पहला ये है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब ये हुआ कि जो 2 स्टेटमेंट्स ने क्वेश्चन में दी होगी वो दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो ये हो जाएगा बोथ A एंड R आर ट्रू, और अगर रीजन जो है वो असर्शन का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो फिर पहला ऑप्शन आपको करना पड़ेगा कि पहला सही है उस क्वेश्चन के लिए। अगर रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का तो ए हो जाएगा। और बी पार्ट में बोल रहा है कि दोनों सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही होंगे, लेकिन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन जो आर होगा रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सही तो होगा लेकिन करेक्ट नहीं होगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सी में बोल रहा है कि ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है, तो आपको सी करना पड़ेगा। और ए फॉल्स है एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, तो अब डी हो जाएगा। दोनों गलत हो जाएंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमको चूज करना है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं फिर पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 11 क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट decreases when the experimental setup is immersed in water। बोल रहा है कि अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर डुबा दें तो फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या ये सही है? ये मैं आपको बताता हूं। देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये होता है, ठीक है। अब अगर हम उसको वाटर में डुबा दें, वाटर में डुबा देंगे तो फिर फ्रिंज विड्थ का नया फॉर्मूला बीटा डैश ले लेते हैं, वो हो जाता है, चलो ये कैपिटल डी तो उतना ही है, सेटअप कैपिटल डी क्या होता है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस होता है ना स्लिट से, वो तो उतना ही रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स वो भी उतनी रहेगी। तो सिर्फ लेमडा चेंज होगा, लेमडा चेंज हो जाता है, उसको हम लेमडा डैश बोल देते हैं, लेमडा डैश डी बाय डी। और लेमडा डैश क्या होता है, लेमडा डैश हो जाएगा
लैम्डा बाय म्यू या एन ले लो, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अब देखो ये एन की वैल्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कुछ 1.33, ठीक है। तो अब देखो ये लैम्डा डैश तो कम हो गया ना, लैम्डा डैश विल बी स्मॉलर देन लैम्डा, क्योंकि ये अगर 1 से ज्यादा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, तो क्या होगा, लैम्डा डैश कम हो जाएगा लैम्डा से। तो लैम्डा डैश अगर कम हो जाएगा तो बीटा डैश भी बीटा से कम हो जाएगा, यही बात है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लैम्डा डी बाय एन डी। अब देखो ये चीज क्या है, ये चीज तो ऐसे लिख सकते हो बीटा बाय एन। अब एन की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो बीटा डैश तो अपने आप ही कम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब बोल सकते हैं बीटा डैश कम हो जाएगा बीटा से, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। वो सही है, सही बोल रहा है वो, ठीक है। तो असर्शन तो सही हो गया। अब रीजन क्या है, रीजन ये बोले थे, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। तो ये तो गलत बात, ये तो गलत है। क्यों है, क्योंकि जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है, एक मीडियम से N1 से N2 में जाती है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी doesn't change when light travels from one medium to other medium। देखो क्या है ना, इसमें ये सब लिखने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ABCD करेक्ट करना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हमको, ये तो MCQ है, इसमें ABCD करना है हमको कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो A तो सही हो गया ना, A इज करेक्ट, A इज ट्रू, ऐसे बोलो, A ट्रू है। और R क्या है, R तो कंप्लीटली फॉल्स ही हो गया, रीजन जो है वो फॉल्स हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका रीजन तो ये कहीं से है ही नहीं, और ऊपर से ये गलत भी है। तो कौन सा हो जाएगा, A इज ट्रू R इज फॉल्स। तो देखो यहां पे कौन सा है, A इज ट्रू R इज फॉल्स, तो C हो जाएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका 11th का हो जाएगा C। यहां पे लिख लेते हैं, आंसर इज C, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं, 12th देखते हैं। इसमें असर्शन ये बोल रहा है कि अ मेटल वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब एक मेटल वायर है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है उसने 20 ओम। अब उसने बोला कि इसको हमने स्ट्रेच करके डबल, उसकी इनिशियल लेंथ की जो भी ओरिजिनल लेंथ थी उसके डबल कर दिया। तो यहां पे इसको खींच के हमने कर दिया इसको डबल लेंथ का। तो ये मान लो कि L लेंथ थी और इसका रेजिस्टेंस इस ये RI मान लेते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये लेंथ हो जाएगी हमारी 2L, इसका कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा R फाइनल मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 40 ओम। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रो आई लिख लेते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस रो L अपॉन RI इक्वल टू रो L बाय A, ठीक। अब देखो रो तो कांस्टेंट है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल तो सेम ही है, ठीक है, मटेरियल सेम है। अब लेंथ आपने चेंज कर दी, लेंथ आपने डबल कर दी, और एरिया क्या रहेगा, एरिया क्या बदल नहीं जाएगा, बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर इन दोनों मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम बोल सकते हैं एरिया इनिशियल यहां पे ले लेते हैं, इसका एरिया A ले लेते हैं, इसका एरिया A डैश ले लेते हैं। तो एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम है इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम भी उतना ही होना चाहिए। तो फाइनल वॉल्यूम A डैश इंटू 2L हो जाएगा। तो L तो कट गया, तो A डैश की वैल्यू क्या आ गई, A बाई टू आ गई। तो अब हम बोल सकते हैं फाइनल हमारा रेजिस्टेंस जो होगा, रो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। L कितना हो गया 2L अपॉन एरिया कितना हो गया A डैश, और A डैश की वैल्यू कितनी है, रो 2L अपॉन A बाई टू। अब 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 रो L अपॉन A। अब रो L अपॉन A कितना है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है RI,
आर आई हो जाएगा ना, तो रो फाइनल आर फाइनल इक्वल टू 4 इंटू आर आई, और आई आर आई दे रखा है 20 ओम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 ओम। ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस आ गया 80 ओम, तो ये तो गलत हो गया, ये बोल रहा है ना द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 40 ओम, तो लेकिन हमारा तो 80 ओम आ रहा है, तो ये असर्शन हो गया फॉल्स, ए तो फॉल्स हो गया, ए इज फॉल्स। अब देख लेते हैं कि रीजन क्या है। रीजन ये है, कुछ बोल रखा है इसने, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डबलिंग द लेंथ विल डबल द रेजिस्टेंस। मतलब बोल रहा है कि रीजन इसका ये है कि एल डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो गलत है, एल डबल होने से एल तो डबल हो रहा है लेकिन एरिया भी तो हाफ हो रहा है ना, तो हमने वो करके देखा, एल डबल होने से एरिया भी हाफ हो जाता है जिसकी वजह से 4 टाइम्स हो जाता है, तो डबलिंग द लेंथ विल डबल द रेजिस्टेंस, ये गलत है, तो हम बोल सकते हैं कि आर भी गलत हो गया, आर भी फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए फॉल्स है, आर फॉल्स है, ये वाला ऑप्शन हो गया डी। ठीक, ये हो गया। जब हमें ए फॉल्स पता चल गया तो हम वैसे सीधा बता सकते हैं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें ए फॉल्स है, वो डी है, बाकी सब में तो आर ट्रू है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, हमने देख लिया ए फॉल्स हो गया, आर भी फॉल्स हो गया, तो हमारा आंसर हो गया डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 13th देखते हैं। इसमें असर्शन बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डजंट चेंज इफ द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज चेंज। मतलब एक हमारे पास सोलेनॉइड है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यहां पे ये n म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, a इज द एरिया ऑफ सोलेनॉइड, l इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये देखो L सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है, तो सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये बोल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस चेंज नहीं होगा अगर हम उससे जो करंट यहां से पास कर रहा है उसको अगर चेंज करें, तो सही है बिल्कुल, तो असर्शन तो सही हो गया, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है L इक्वल टू 5/I, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता, ये I अगर आप कम करोगे ना, I अगर इसको चेंज करोगे तो 5 भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा जिससे कि L उतना ही रहे, तो ना 5 पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड करता है। अगर आप n चेंज कर दो या एरिया चेंज कर दो, L चेंज कर दो, तो L चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज कर दो, तो सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो असर्शन हो गया सही, ए इज ट्रू। हाँ ठीक है, अब रीजन देख लेते हैं उसका क्या बोल रहा है वो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट ऑन करंट थ्रू इट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला है। रीजन बिल्कुल वही है जो हमने बताया था, जो हमने देखा था इसमें, कि ये फॉर्मूला तो ये होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I ना। लेकिन अगर आप एक रेजिस्टेंस है उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो क्या उसका क्या, अगर बोलो कि यहां पे इससे रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, I की वैल्यू 0 हो गई, तो R क्या इन्फिनिटी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इन पे डिपेंड नहीं करता, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है ये। L डिपेंड्स ऑन सेल्फ इंडक्टेंस, जो भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा सोलेनॉइड का, वो फाई और I के रेशियो पे डिपेंड करेगा, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। L जो है, L का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इस पे डिपेंड करता है। L इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड, एक मतलब उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री, शेप, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, इन पे। तो A ट्रू है, और R क्या है, R भी हमने देख लिया कि उसने सही रीजन दिया है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा है, A वाला ही होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो सही है। तो ये हमारा हो गया, पहला ऑप्शन हो गया, आंसर इज
ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। अब 14th देखते हैं, इसमें बोल रहा है इन अ हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी लेवल इज मोर देन दैट इन सेकेंडरी एनर्जी लेवल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी अगर वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे घूमे। तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये इसके बाहर सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये होता है। अब देखो v, इसमें h की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। तो बचा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देख लेते हैं कि कैसे चेंज होती है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ये z क्या चीज है? z तो हो गया वो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जो भी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन दे रखा है तो z की वैल्यू 1 हो गई। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, मतलब n क्या है? एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो अगर एनर्जी लेवल कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये n की वैल्यू ये 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू इसमें कम है तो वेलोसिटी यहां पे ज्यादा होगी। फर्स्ट एनर्जी लेवल पे इसमें v1 ले लेते हैं और इसमें v2 ले लेते हैं। तो v1 मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी v2 से, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये n है, एनर्जी लेवल n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड। तो v1 ज्यादा हो गया v2 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो लैम्डा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो लैम्डा कम। तो लैम्डा अगर मतलब वेलोसिटी v1 ज्यादा है तो लैम्डा 1 कम हो जाएगा, लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई, ये जो मोर लिखा हुआ है ना ये लेस होगा, तो इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी गलती थी, वो गलती से मोर लिखा हुआ था, उसको लेस होना चाहिए था। तो हमने देख लिया कि लैम्डा 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो वेवलेंथ है वो कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड एनर्जी लेवल पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 हो गया। अब ए तो हमारा हो गया ट्रू, ए इज ट्रू। अब देख लेते हैं इसका रीजन क्या बोल रहा है। इसका रीजन ये बोल रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये तो सही बात है, लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है फॉर हाइड्रोजन एटम वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही पड़ता है। लाइमन सीरीज के अंदर से, लाइमन सीरीज में आप देखोगे जितने भी वेवलेंथ होती हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रम में आती हैं, जितने भी फोटोन निकलते हैं लाइमन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग, उन सब फोटॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही पड़ती है। तो आर तो ट्रू है, लेकिन ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, क्योंकि ये इसका तो कोई मतलब नहीं है ना इससे। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, और वेलोसिटी स्पीड यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है तो उस पर डिपेंड करता है वो। ये लाइमन सीरीज के में जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, जो भी वेवलेंथ निकल रही है फोटोन की, उस पर डिपेंड, वहां से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सही लिखा तो सही है, ये रीजन तो सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कि आर इज ट्रू, आर तो ट्रू हो गया, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा ना। तो आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। तो यहां हो गया हमारा सेक्शन ए खत्म। और वैसे तो हमने इसमें ले लिए 45 मिनट से ज़्यादा ही ले लिए, लेकिन आपको इसके अंदर लगने चाहिए 20 से 25 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा तो नहीं बोल रहा ना, असर्शन रीजन में बोल रहा हो कि डायग्राम बनाओ या कुछ करो, सीधा आंसर बताना है। अगर आपको सीधा पढ़ते हुए ही समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा होगा, किसी क्वेश्चन में पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये सही है ये गलत है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लिख तो हम इसलिए रहे हैं ताकि हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें, कुछ देख सकें कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न ढूंढ सकें, ठीक है।
तो मतलब इसके क्वेश्चन के साथ साथ ही हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसीलिए हमको ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जितना हमने टाइम लगाया उससे तकरीबन आधा समझ लो, हाफ टाइम आपको लगना चाहिए, 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये हमने कर लिया फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए, और हम फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन बी भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।